Okay, so now we had talked about like how British policies adversely affected Indian मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह थे उसको कैसे जो उन्होंने दुष्प्रभावित किया, जो हमारे यहाँ क्राफ्ट्समैन थे उनको कैसे उन्होंने जो है कंगाल करके छोड़ दिया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का उदय कैसे होता है. तो सी लाइक सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ द इमरजेंस ऑफ अ फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मतलब कि 1850 के बाद जो आके जो है इंडिया में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जो है उदय होता है. These were mostly owned and controlled by British companies. ये जो है ज़्यादातर ब्रिटिश कंपनीज के मालिकाना हक में और उन्हीं के कंट्रोल में होते थे. A few were owned by Indians, but they failed to develop without support from the government. कुछ जो कंपनीज थी वो इंडियन मालिकों की थी, लेकिन वो बेचारे डेवलप नहीं कर पाए गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर. Now it was under the impact of the nationalist movement in the late 19th and early 20th century and the restrictions set by the world wars which fueled the development of modern industries in India in the 20th century. Okay, ये जो late 19th century में और early 20th century में है ना, गांधी का उदय हो चुका था. गांधी जी बार बार स्वदेशी पर जोर वगैरह दे रहे थे ना, तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह इंडिया में शुरू हो रहे थे और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया 1914 से 1918, राइट. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था तो उस समय भी क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो दुष्प्रभावित हो जाएगा. इंग्लैंड की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी जो है ज़्यादा वॉर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वॉर प्रोडक्ट बनाएगी, ना कि बाकी जो डेली यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो बनाएंगी. तो ऐसे में जो है इंडिया के मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने का मौका मिला. ओके, वेल, तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है लेकिन लार्जर स्केल पर लेकिन को अगर तो दैट अकर्ड ओनली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. भारत की आज़ादी के बाद लेकिन जो है बृहद स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ. लेट 19th सेंचुरी के दरमियान जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेट हुए थे वो या तो प्लांटेशन की थी या फिर मशीन इंडस्ट्री थी, मशीन बनाने की इंडस्ट्री. सो लेट अस लुक एट प्लांटेशन इंडस्ट्री. तो प्लांटेशन इंडस्ट्री कैसे, तो टी इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th सेंचुरी, right, went out on to become the biggest plantation industry within a short span of time. चाय जो कि 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये जो है बहुत जल्दी जो सबसे बड़ा प्लांटेशन इंडस्ट्री बन गया काफ़ी कम समय में ही. The tea gardens located in Assam, Bengal and South India steadily increased their production, and by the early year of the 20th century, Indian tea became a leader in the world tea market. Okay, जो टी गार्डन्स जो कि असम, बंगाल और साउथ इंडिया वगैरह में लोकेटेड थे, उन्होंने धीरे धीरे जो है लगातार अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना जारी रखा. और 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में ही जो है भारत की चाय जो थी, इंडियन चाय जो थी, वो दुनिया के टी मार्केट में जो है बिल्कुल लीडर बन गई. इट फाउंड इट्स बिगेस्ट मार्केट इन इंग्लैंड. इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंग्लैंड बन गया. फिर कॉफ़ी, चिंचोना, रबर, ये बाकी जो है प्लांटेशन इंडस्ट्री के आइटम्स थे जिनको कि वर्ल्ड वाइड मार्केट मिला. However, it was the British capital which monopolized these things until the end of British rule in India. लेकिन ज़्यादातर केसेज में क्या था कि ब्रिटिश जो पूंजी थी वही इन इंडस्ट्रीज में लगी हुई थी. ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने तक. तो मतलब क्या होगा, जो भी मुनाफा होगा वो तो ब्रिटिशर्स का होगा. इंडियंस को क्या मिलेगा, तो वो मजदूरी कर लेंगे भाई. फिर आगे बात करते हैं मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट. मशीन बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बात करते हैं ना मशीन इंडस्ट्री, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज में कि मशीन का यूज करके जो है प्रोडक्शन वगैरह होगा. तो मशीन बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में शुरू होती है, अगेन 1850 के बाद. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट मेड अ स्टेडी प्रोग्रेस. स्टेडी मतलब स्लो लेकिन बढ़िया, लगातार. तो इसने जो है स्टेडी प्रोग्रेस किया. और वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो दुनिया के लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में जो है चौथे नंबर पर आ गया. वाइल मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश, नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स वर ओन्ड बाय द इंडियंस टू. ज़्यादातर जूट मिल जो थे वो ब्रिटिश ऑनरशिप में थे, लेकिन काफ़ी जो बहुत सारी जो है टेक्सटाइल मिल जो थे वो इंडियंस के कंट्रोल में भी थे. नाउ टेक्सटाइल मिल्स वर मोस्टली सेटअप एट अहमदाबाद, बॉम्बे एंड मद्रास. ओके, कॉटन मिल्स. कॉटन मिल्स थे ज़्यादातर जो है अहमदाबाद, बॉम्बे और मद्रास में लोकेटेड थे. एंड द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन 1853 इन बॉम्बे. पहला कॉटन मिल जो है वो 1853 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था. दे प्रोड्यूस्ड कॉटन यार्न फॉर द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. वो जो है सूती का धागा बनाते थे इंडिया के घरेलू उद्योगों के लिए. डिस्पाइट स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड लेटर जापान, इंडियन कॉटन इंडस्ट्री
कंटिन्यू टू डेवलप। ओके, इंग्लैंड से और बाद में जापान से काफ़ी तगड़े कंपटीशन के बावजूद इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे लगातार जो है वो डेवलप होती रही। फिर बात करते हैं हेवी इंडस्ट्रीज़ के। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी इसमें आयरन और स्टील, सीमेंट, केमिकल और पावर जो थे वो भी इसमें शामिल थे, जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब कोल जो है वो इस समय में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर था, राइट, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर। नाउ विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, द डिमांड फॉर कोल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, फ्यूलिंग द कोल इंडस्ट्री। मतलब उद्योगों के इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के साथ ही और रेलवे के विस्तार के साथ जो है कोयले का डिमांड जो है वो बढ़ता रहा और इससे जो है कोल इंडस्ट्री में ज़बरदस्त जो है उछाल देखने को मिला। इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस विच बिगेन इन 1874। वो लोहा बनाने का जो प्रोसेस था, स्टील बनाने का जो प्रोसेस था, इसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती थी, जो कि 1874 से शुरू हो गया। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया डिड नॉट हैव ए ग्रेट बिगिनिंग। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इसका इंडिया में बहुत ज़बरदस्त बिगिनिंग नहीं रहा। हाउएवर अंडर जमशेदजी टाटा इट टुक द शेप ऑफ द फेमस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेदजी टाटा के कह सकते हो कि लीडरशिप में या उनके ओनरशिप में जो है इसने जो है इंडिया के आयरन इंडस्ट्री ने जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो है रूप अख्तियार किया। नाउ आयरन इंडस्ट्री वाज बिल्ट अप इन इंडिया मेनली विद द हेल्प ऑफ इंडियन स्किल्स, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इंडिया में जो आयरन इंडस्ट्री बना था वो जो है मेनली इंडिया के लोगों के स्किल्स, उनकी पूंजी और उनके उद्यम की वजह से जो है बना था। बट टिल इंडिपेंडेंस आयरन प्रोडक्शन वाज नॉट मच। आज़ादी तक जो है आयरन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था। द सीमेंट, केमिकल एंड शुगर इंडस्ट्रीज डेवलप ओनली इन द 1930s। ओके, सीमेंट, केमिकल और चीनी की जो इंडस्ट्री है ये भी जो है 1930s में आके ये सब डेवलप हुए। तो अगर ओवरऑल हम मान लो कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट की बात करें तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के समय तक जो है उनके ग्रोथ का जो स्पीड था इट वाज एक्सट्रीमली स्लो, काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा। इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर, काफ़ी कम संख्या में ये इंडस्ट्रीज़ थी एंड कुड बी फाउंड ओनली इन सम एरियाज, और ये कुछ एरियाज में ही जो है मिल सकती थी। फर्दर ए नंबर ऑफ दीज वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश एंड हैंस द प्रॉफिट अर्न वाज सेंट टू ब्रिटेन। अब इसमें से जो है ज़्यादातर जो थे वो ब्रिटिश ऑनरशिप में थे और जो प्रॉफिट अर्न होता था वो ब्रिटेन में भेजा जाता था। द ब्रिटिश फॉलोड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिड नॉट सर्व द इंडियन इंटरेस्ट एंड मेड डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू कीप इंडियन इंडस्ट्रीज इन ए सबऑर्डिनेट पोजीशन। जो जिन्होंने कि ब्रिटिश ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की थी वो जो है भारतीयों के हित में नहीं थी और वो जो है जानबूझ के ऐसा प्रयास कर रहे थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जो है बिल्कुल सबऑर्डिनेट पोजीशन में रखा जाए, दबा के रखा जाए एकदम से उसको। अब हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में जो चेंजेस हुए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटिश रूल के अंदर, इसने जो है 19th और 20th सेंचुरीज़ में नेशनलिज्म के राइज में काफ़ी जो है योगदान दिया। ओके, there was a continuous opposition to India's drain of wealth and the failure of the British government in developing Indian resources and protecting its indigenous industries। क्योंकि लगातार मान लो कि इंडिया से संपत्ति जो है वो जो ब्रिटेन जा रही थी और इंडिया में जो है ये यहाँ के हैंडीक्राफ्ट यहाँ के जो है हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन के बाद जो गरीबी बढ़ती जा रही थी, तो इसकी वजह से जो लोग थे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिजेंटमेंट और बढ़ता जाएगा, राइट। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उनका विरोध जो होगा वो लगातार चालू रहेगा। तो यही चीज़ हुआ। ओके, इवेंचुअली इट वाज ओनली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस दैट कंसंट्रेटेड एफर्ट्स वर मेड टू प्लान एंड डेवलप द इंडस्ट्रीज। फाइनली इंडिया की आज़ादी के बाद ही ऐसा हुआ कि पूरा तरह से जो है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो है प्लान्स जो है प्रयास होने लगे ताकि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रॉपरली प्लान किया जाए, उसको प्रॉपरली जो है डेवलप किया जाए। Now, for the global connection, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में पहली बार जो है शुरू हुआ था, पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था और लाइक मोटामोटी 19th सेंचुरी के अंत तक जो है ये यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज में फैल गया, यूएस में भी फैल गया। अब जो है एक इंक्रीजिंग जो शेयर था कंट्री के वेल्थ का वो इंडस्ट्री से आता था, ना कि एग्रीकल्चर से। दो नए क्लासेस का उदय होता है सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट्स जिसको बुर्जुआजी कहते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, और फिर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो कि प्रोलेटेरिएट कहलाते थे, जो कि मजदूरी करते थे। अब ग्रेजुअली जो है वो लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे सोशलिज्म के आइडियाज़ के प्रभाव में आकर
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, इन्होंने एक लीडिंग रोल इसमें प्ले किया। उन्होंने जो है सोशलिज्म के आइडियाज को जो है एक साइंटिफिक शेप दिया, ठीक है, उसको जो है वैज्ञानिक तरीके से उसके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और एंड यू नो ऑर्गेनाइज सोशलिस्ट मूवमेंट इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। सोशलिस्ट मूवमेंट जो था ये काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये जो है कह सकते हो कि प्रमोट इकोनॉमिक डिमांड्स एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। सोशलिस्ट मूवमेंट इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि ये जो है प्रयास कर रहा था कि जो काम करने वाले जो हैं, मजदूर जो हैं, उनकी जो आर्थिक डिमांड्स हैं और उनके जो लिविंग कंडीशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट, इन आइडियाज़ को ये प्रमोट करता था। ओके, सो वेल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड of course the rise of socialism in opposition to it. Now let's quickly recap this chapter. इंडिया में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है 18th और 19th सेंचुरी में व्यापार के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे जो है चार्जेस लगाए जाते हैं इंडियंस के ऊपर। ओके, 19th सेंचुरी के दरमियान जो है दो साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन का होता है और इंडिया का जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्री का डिक्लाइन जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर धीरे धीरे जो है लगातार होता रहता है। और इसकी वजह से ये जो है, क्योंकि ये सब जो है अब जो इंग्लैंड की मास प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं फैक्ट्री में बनी हुई, उसके साथ और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ ये लोग जो है कम्पीट करने में सक्षम नहीं होते हैं। और चेंजेस जो कि इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज में आते थे, ये सब जो है वो कुछ फैक्टर्स थे जिसने कि इंडिया में नेशनलिज्म के राइज में कंट्रीब्यूट किया। So well, that's it for this chapter. Now you guys have to try the question answers at the end of it, and then we will, start with the revolt of 1857 in our next class. Well then, have fun. Bye bye.